मॉर्निंग स्टूडेंट, 12th क्लास। बेटा आज आपका जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था उसका हम एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 259 से शुरू करने जा रहे हैं। आपका जो टॉपिक है वो है राजस्व राशि के भुगतान में ज़मींदार क्यों चूक करते थे। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों का यह सोचना था कि राजस्व मांग निर्धारित किए जाने से ज़मींदारों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने निवेश पर प्रतिफल प्राप्त की आशा से प्रेरित होकर अपनी संपदाओं में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। संपदा जो आपकी धन संपदा होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किंतु इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद इस्तेमारी बंदोबस्त यानी स्थायी बंदोबस्त कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपने राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे। दशक होता है 10 साल। ठीक है, तो ज़मींदार मीन्स राजा, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, जो सरकार का प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ठीक है, ज़मींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबर कोताही करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की बकाया रकमें बढ़ती गई। यहाँ पर ताल्लुकदार वर्ड दिया गया है। ताल्लुकदार का शाब्दिक अर्थ है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई का हो गया। जमींदारों की इस असफलता के कई कारण थे। पहला, मांग बहुत ऊंची थी और मांग को आने वाले संपूर्ण समय के लिए निर्धारित किया जा रहा है, तो आगे चलकर कीमतों में बढ़ोतरी होने और खेती का विस्तार होने से आय में वृद्धि हो जाने पर भी कंपनी उस वृद्धि में अपने हिस्से का दावा कभी नहीं कर सकेगी। इस प्रत्याशित हानि को कम से कम स्तर पर रखने के लिए कंपनी ने राजस्व मांग को ऊंचे स्तर पर रखा और इसके लिए दलील दी कि जो कृषि के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, कीमतें बढ़ती जाएंगी, जमींदारों का बोझ धीरे धीरे कम होता जाएगा। पहली। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी, जब कृषि की उपज की कीमतें नीची थी, जिससे रैयत कौन है? किसानों के लिए जमींदार को उनकी ये देय राशियां चुकाना मुश्किल था। जब जमींदार स्वयं किसानों से राजस्व इकट्ठा नहीं कर सकता तो वह आगे कंपनी को अपनी निर्धारित राजस्व राशि कैसे अदा कर सकता था। तीसरा, ये पॉइंट्स में आपको याद रखना है बेटा। राजस्व असमान था। फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। सूर्यास्त विधि क्या है? कानून के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक भुगतान नहीं आता तो जमींदार की भूमि या उनकी संपदा को नीलाम किया जा सकता था। चौथा, इस्तेमारी बंदोबस्त ने प्रारंभ में जमींदारों की शक्ति को रैयत से राजस्व इकट्ठा करने, रैयत कौन है? किसान, राजस्व इकट्ठा करने और अपने जमींदारी का प्रबंध करने तक ही सीमित कर दिया। ठीक है, आपको याद रखना, रैयत किसको कहते हैं? किसानों को कहते हैं। कंपनी जमींदारों को पूरा महत्व देती थी, पर उन्हें नियंत्रित तथा विनियमित करना, उनकी सत्ता को अपने वश में रखना और उनकी स्वायत्ता को सीमित करना चाहती थी। फलस्वरूप जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। जो जमींदारों के पास उनकी अपनी सेना होती थी वो सेना भंग कर दी गई, यानी कि अब कोई भी जो जमींदार है वो सेना नहीं रख सकता था। सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया। उनकी कचहरियों को कंपनी द्वारा नियुक्त कलेक्टर की देखरेख में रख दिया गया। जमींदारों से स्थानीय न्याय और स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई। समय के साथ साथ कलेक्टर का कार्यालय सत्ता के एक विकल्पी केंद्र के रूप में उभर आया और जमींदार के अधिकार को पूरी तरह सीमित और प्रतिबंध कर दिया गया। एक मामले में तो यहाँ तक हुआ कि जब राजा राजस्व का भुगतान नहीं कर सका तो एक कंपनी अधिकारी को तुरंत स्पष्ट अनुदेश के साथ उसकी जमींदारी में भेज दिया गया कि जिले का पूरा कार्यभार अपने हाथ में ले लो और राजा तथा उसके अधिकारियों के संपूर्ण प्रभाव और प्राधिकार को खत्म कर देने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली कदम उठाओ। राजस्व इकट्ठा करने के समय जमींदार का एक अधिकारी, जिसे आमतौर पर अमला कहते थे। अमला किसे कहते हैं? अमला कौन होता है? जमींदार का एक अधिकारी, जमींदार का, याद रखना है आपको। लेकिन राजस्व संग्रहण एक पारिभाषिक समस्या थी। कभी कभी तो खराब फसल और नीची कीमतों के कारण किसानों के लिए अपनी देय राशियों का भुगतान करना बहुत कठिन हो जाता था।
कभी कभी ऐसा भी होता था कि रैयत जानबूझकर भुगतान में देरी कर देते थे। धनवान रैयत और गांव के मुखिया, जोतदार और मंडल जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते। जमींदार आसानी से उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जमींदार बाकीदारों पर मुकदमा तो चला सकता था, मगर न्यायिक प्रक्रिया लंबी होती थी। 1798 में अकेले वर्धमान जिले में ही राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित 30,000 से अधिक वाद लंबित थे। वाद मीन्स मामले। तो अकेले बर्दवान जिले में जोतवारों का उदय। यहाँ पर जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर्स भी, ये तस्वीर भी, ये चित्र भी आपको ध्यान से इमेजिन करने हैं, मेमोरी में सेव करके रखने हैं, क्योंकि चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा। 18वीं शताब्दी के अंत में जहाँ एक और अनेक जमींदार संकट की स्थिति से गुजर रहे थे, वहीं दूसरी ओर धनी किसानों के कुछ समूह गाँव में अपनी स्थिति मजबूत करते जा रहे थे। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। जोतदार कौन है? धनी किसान, याद रखना है आपको। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए थे। स्थानीय व्यापार और साहूकारों के कारोबार पर भी उनका नियंत्रण था। इस प्रकार वे उस क्षेत्र के गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग करते थे। ठीक है। उनकी जमीन का काफी बड़ा भाग बटाईदारों के माध्यम से जोता जाता था, जो खुद अपने हल लाते थे, खेत में मेहनत करते और फसल के बाद उपज का आधा हिस्सा जोतदारों को दे देते थे। गाँव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जमींदार के विपरीत जो शहरी इलाकों में रहते थे, जोतदार गाँव में ही रहते थे। गरीब ग्रामवासियों के काफ़ी बड़े वर्ग पर सीधे अपने नियंत्रण का प्रयोग करते थे। जमींदारों द्वारा गाँव की जमा को बढ़ाने के लिए, जमा मीन्स लगान को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का वे घोर प्रतिरोध करते थे। जमींदारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकते थे। जो रैयत उन पर निर्भर रहते थे, उन्हें वे अपने पक्ष में एकजुट रखते थे और जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझकर देरी करा देते थे। सच तो यह है कि जब राजस्व का भुगतान न किया जाने पर जमींदारी को नीलाम किया जाता था, तो अक्सर जोतदार ही उन जमीनों को खरीद लेते थे। उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों के देहाती इलाकों में प्रभावशाली बनकर उभरे थे। कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था और कुछ अन्य स्थानों पर वे गांटीदार या मंडल कहलाते थे। उनके उदय से जमींदारों के अधिकार का कमजोर पड़ना असंभवशाली था। तो यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, आपको आप देख सकते हैं। इस टेबल के अंतर्गत आपको दिखाया गया है कंपनी राज कैसे फैला बंगाल के अंदर। जमींदार अनेक गांवों पर नियंत्रण रखता है। फिर रैयत होते हैं। रैयत कौन है? किसान है। ठीक है। फिर है जोतदार जो धनी किसान होते हैं वो जोतदार हैं। फिर है शिकमी रैयत, यह भी आप आगे पढ़ेंगे कि शिकमी रैयत क्या है। जमींदार कंपनी का राजस्व अदा करने के लिए गांव पर राजस्व संबंधी मांग जमा निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार थे। गांव का प्रत्येक छोटा सा बड़ा रैयत जमींदार को लगान अदा करता था। जोतदार अन्य रैयतों को उधार देते थे और अपने उपज बेचते थे। रैयत कुछ जमीन खुद जोतते थे और बाकी जमीन शिकमी रैयत को लगान पर दे देते थे। शिकमी रैयतों को लगान देते थे। ठीक है बेटा। इस तरह से ये जो बंगाल के अंदर व्यवस्था थी वो इस प्रकार से चल रही थी। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका जमींदारों की ओर से प्रतिरोध। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी। राजस्व की अत्यधिक मांग और अपनी भू संपदा की संभावित नीलामी की समस्या से निपटने के लिए जमींदारों ने इन दबावों से उबरने के रास्ते निकाल लिए। इन संदर्भों में नई रणनीतियां बना ली।
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जमींदार की ओर से प्रतिरोध किस तरह से किया गया। कई तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए। बर्दवान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। फिर दूसरे कदम के तौर पर उसके एजेंटों ने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को जानबूझकर रोक लिया गया। भुगतान ने की गई बकाया राशि बढ़ती गई। भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया। जमींदार के आदमियों ने अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और फिर एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई, इसलिए एक बार फिर नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंततः राज और नीलामी के समय बोली लगाने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी की हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। एक सौदे बड़े पैमाने पर हुए। सन 1793 से 1801 के बीच बंगाल की 4 बड़ी जमींदारियों ने, जिनमें वर्धमान की जमींदारी भी एक थी, अनेक बेनामी संपत्तियां की खरीदारी की, जिनमें से कुल मिलाकर 30 लाख रुपए की प्राप्ति हुई। नीलामियों में की गई कुल बिक्रियों में से 15% सौदे नकली थे। जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपने जमींदारी को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेते थे, तभी उन्हें हर मामले में उसका कब्जा नहीं मिलता था। कभी कभी तो पुराने जमींदार के लठियाल नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पुराने रैयत बाहरी लोगों को या नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने ज़मींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे, और यह मानते थे कि पुराना ज़मींदार ही उनका अन्नदाता है और वे उसकी प्रजा हैं। ज़मींदारी की बिक्री से उनके तादम्य और गौरव को धक्का पहुंचता था, इसलिए ज़मींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई, इसलिए जो जमींदार 1790 के दशक की तकलीफों को झेलने में सफल हो गए, उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। लेकिन आगे चलकर 1930 के दशक की घोर मंदी की हालत में अंततः जमींदारों का भट्टा बैठ गया और जोतदारों ने देहात में अपने पांव मजबूत कर लिए। ठीक है बेटा, बाकी कल करेंगे।